वास्तव में अगस्त 2019 के बाद जो जम्मू कश्मीर में एक नई बयार बही है, उसमें विकास के साथ साथ जम्मू कश्मीर में जब तक डिसेंट्रलाइजेशन नीचे तक नहीं होगा, जो अब तक नहीं था, और पूरा देश जम्मू कश्मीर में और जम्मू कश्मीर पूरे देश में नहीं जाएगा, तो अगस्त 2019 में जो परिवर्तन हुए हैं उनका कोई लाभ नहीं होगा। अभी भोजन पे मैं अजय जी से बात कर रहा था। अजय जी जम्मू से हैं, अपने पिछले वक्ता। मैंने अजय जी से पूछा, अजय जी आप बताओ मुझे क्या कहना है। तो वास्तव में जो कुछ भी लीगल एस्पेक्ट हैं वो तो हम लोग रखेंगे ही, लेकिन अजय जी से मेरे पूछने का एक विशेष कारण है। अजय जी जम्मू से आते हैं और हम सभी लोग जानते हैं कि जब से जम्मू कश्मीर का गठन हुआ है तब से जम्मू क्षेत्र के साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन कई बातों में हुआ है, और वो डिस्क्रिमिनेशन सरकार के स्तर पर, एडमिनिस्ट्रेशन के स्तर पर तो हुआ ही हुआ है, लेकिन जो मेरा विषय है डिलिमिटेशन, उसमें भी काफ़ी कुछ डिस्क्रिमिनेशन जम्मू क्षेत्र के साथ हुआ, लद्दाख के साथ हुआ। वास्तव में जो वर्तमान में डिलिमिटेशन इस समय चल रहा है, जो शुरू हुआ है 2002 के पार्लियामेंट्री एक्ट से, उस पे आने से पहले अगर हम लोग जो जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन की हिस्ट्री, या उससे पहले भाई डिलिमिटेशन इन जनरल देश भर में आप किसी से पूछो पढ़े लिखे व्यक्ति से कि भाई डिलिमिटेशन, परिसीमन क्या है, तो कोई भी यही बताएगा कि डेमोक्रेसी में जो टेरिटोरियल इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती हैं उनका जो पुनर्निर्धारण है, उनकी जो रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ बाउंड्रीज है, वो डिलिमिटेशन है। और डिलिमिटेशन का बिल्कुल अपने ध्यान में आता है कि डिलिमिटेशन का मुख्य आधार क्या है, कि नॉर्मली डिलिमिटेशन का मतलब कि पूरे देश के या क्षेत्र के या स्टेट के जितने भी व्यक्ति हैं सबको एक समानता का अधिकार मिले। मतलब पूरा देश या प्रदेश जो भी टेरिटोरियल इलेक्टोरल बाउंड्रीज में बटे, उनका लगभग पॉपुलेशन रेशो सेम हो। एक बहुत ही सामान्य सा डिलिमिटेशन का आधार है। लेकिन जब डिलिमिटेशन करने जाते हैं कोई भी देश प्रदेश के सभी क्षेत्र एक से नहीं होते हैं। जैसे आपके बगल में राजस्थान है, वहाँ बहुत बड़ा क्षेत्र रेगिस्तान का भी है। अब जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, ये ऐसे प्रदेश हैं कि यहाँ बहुत बड़े हिली एरियाज, पहाड़ी इलाके भी हैं। तो जो प्लेन के इलाके हैं और जो पहाड़ के इलाके हैं, उनमें भी निश्चित रूप से कुछ ना कुछ परिवर्तन जो है होगा ही। परिवर्तन कई तरीके से होगा। वहाँ जनसंख्या के घनत्व में डिफरेंस होगा। पहाड़ के एरिया में जनसंख्या का घनत्व कम होगा, प्लेन एरिया में जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा होगा। इसी प्रकार से जो दूर दराज के इलाके हैं उनमें आवागमन का, कम्युनिकेशन का जो साधन होंगे वो उतने सुगम नहीं होंगे जितने प्लेन एरियाज में होंगे। तो इसीलिए जो भारत में डिलिमिटेशन है, जो भारत के संविधान के आर्टिकल 71, 180, 182, इसके अलावा जो रिजर्वेशन को लेके आर्टिकल 330, 32 में SC/ST रिजर्वेशन को लेके दिया गया है, वो एक सामान्य आधार है, बेसिस है डिलिमिटेशन के। आर्टिकल 71, 180, 182 कहते हैं कि टेरिटोरियल इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी जो होगी वो पॉपुलेशन के लगभग एज फार एज प्रैक्टिकल उतने रेशो पे होगी। एक बहुत ही सामान्य बात है। लेकिन उसके साथ साथ जब डिलिमिटेशन कमीशन या डिलिमिटेशन एक्ट जो है पार्लियामेंट पास करती है, तो कुछ 4-5 और भी आधार रखती है।
जोग्राफिकल कॉम्पैक्टनेस, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, टेरेन और अदर लाइक इस तरह के जो, तो ये भारत का संविधान 1950 में लागू हुआ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और 51 है, दोनों में सामान्य तौर पे ये दिया गया है। लेकिन जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर की परिस्थितियां थोड़ी 1947 से भिन्न रहीं। सभी लोग जानते हैं कि 1947 अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कबाइलियों के, ट्राइबल्स के भेष में अपनी सेना को भेजकर जम्मू कश्मीर के एक बड़े भूभाग पर अपना कब्जा जमा लिया। उसके कारण भारत के संविधान में एक टेम्परेरी, बिल्कुल ऐसा कम ही लिखा रहता है लेकिन यहाँ अच्छी बात है, एक टेम्परेरी आर्टिकल 370 लिखा है। एक टेम्परेरी आर्टिकल, टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविज़न जो है वो इंसर्ट किया गया और जम्मू कश्मीर में कुछ बाकी देश से भिन्न परिस्थितियां होने के कारण जम्मू कश्मीर में अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के गठन के बारे में 1 मई 1951 को तत्कालीन रेजेंट युवराज करण सिंह ने नोटिफिकेशन किया। हालांकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेकर भी कुछ लोग ये कह सकते हैं कि सिर्फ इस तरह का जम्मू कश्मीर में क्यों किया गया, वो विषय एक अलग हो जाएगा, लेकिन सिर्फ रेफरेंस के लिए मैं बता दूं ऐसा नहीं है। इनिशियली यह सोचा गया था पूरे देश में, हर प्रदेश में अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की गठन की 2-3 प्रदेशों में, प्रांतों में जो है प्रक्रिया शुरू भी हो गई थी। लेकिन उस विषय को मैं एलोबरेट करूंगा तो मेरे विचार से ये जो वर्तमान विषय है उसको मैं समेट नहीं पाऊंगा। तो जम्मू कश्मीर का और अजय जी का या जम्मू का जो है दुर्भाग्य उसी दिन से शुरू हो गया कि महाराजा ने के रीजेंट ने जो डिलिमिटेशन कमेटी के लिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के डिलिमिटेशन के लिए जो नोटिफिकेशन किया और उसमें सरकार को ये अधिकार दिया गया कि जो सरकार है वो एक डिलिमिटेशन कमेटी का गठन करेगी। जो रीजेंट का नोटिफिकेशन था उसमें सीधा स्पष्ट तौर पे लिखा गया कि 1941 की जो जनगणना जम्मू कश्मीर की हुई थी उसमें लगभग 40 लाख पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर की थी। तो 40,000 की कॉन्स्टिट्यूंसीज पर एक इलेक्टोरल सीट बनेगी और उस आधार पर सीटों का पुनर्निर्धारण होगा। दुर्भाग्य से अक्टूबर 47 में एक बड़ा भूभाग जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। उसके बाद ये डिलिमिटेशन कमेटी ने अपना काम करना शुरू किया तो उन्होंने ये कहा कि पूरे प्रदेश के लिए 100 इलेक्टोरल सीट बनेंगी और उनमें से 25 सीट जो है वो जो पाकिस्तान के अधिकार वाला भूभाग है उसके लिए रिजर्व कर दी गई। बाकी 75 सीट जो है रहेंगी जो वर्तमान उस समय अधिकार वाला भूभाग था। अक्टूबर 47 में हम जनसंख्या के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर अगर जो जम्मू कश्मीर के तथ्यों को परखें, जैसे मैंने बताया कि 41 की जनसंख्या में टोटल जनसंख्या 40 लाख थी। उस समय जम्मू क्षेत्र की जनसंख्या लगभग 20 लाख, कश्मीर की लगभग 17 लाख और लद्दाख की 3 लाख 1941 की सेंसस में। लेकिन अक्टूबर 47 में सभी लोग जानते हैं कि जम्मू के कुछ भाग, मुजफ्फराबाद, कश्मीर और लद्दाख के कुछ क्षेत्र पे कब्जा हुआ। और ये भी एक एडमिटेड बात है कि जितना भी पलायन पाकिस्तान वाले क्षेत्र से हुआ उसमें से मैक्सिमम लोग या जम्मू क्षेत्र में आके ठहरे, जम्मू क्षेत्र में सेटल हुए या देश के बाकी भाग में सेटल हुए। कश्मीर में लगभग नगण्य पॉपुलेशन का माइग्रेशन हुआ। अक्टूबर 47 के बाद अगर जो एरिया का रेशो देखें तो जम्मू क्षेत्र में लगभग 26,000 स्क्वायर किलोमीटर, कश्मीर क्षेत्र में 15,000 के लगभग
स्क्वायर किलोमीटर और लद्दाख में 47 में 96,000 किलोमीटर। बाद में 62-63 में कम हुआ, वो आज की तारीख में लद्दाख का क्षेत्रफल लगभग 60,000 किलोमीटर के करीब है। लेकिन अक्टूबर 47 में जब पहली डिलिमिटेशन कमेटी बनी, शेख अब्दुल्ला सरकार ने जिसको बनाया, तो ये फैक्ट्स अनडिस्प्यूटेड फैक्ट थे। लेकिन दुर्भाग्य से पहली डिलिमिटेशन कमेटी से ही जम्मू कश्मीर का जो दुर्भाग्य कह लो, जम्मू क्षेत्र के साथ डिस्क्रिमिनेशन या कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिशियंस का जो है जम्मू कश्मीर की सत्ता पे अपना कब्जा जमाए रखने का षड्यंत्र, जब डिलिमिटेशन कमेटी ने सीटों का निर्धारण किया तो 25 सीट जो जैसे मैंने कहा कि पीओजे के लिए रख दी। उसके बाद जम्मू के लिए 30 सीट, लद्दाख के लिए 2 सीट और बाकी 43 सीट कश्मीर रीजन के लिए रख दी। जबकि इस चीज का किसी प्रकार से कोई वैधानिक अधिकार, मैंने आपके सामने तथ्य बताए जनसंख्या के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर। और एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन जो पूरे देश भर में लोगों को रहता है कि कश्मीर का जो क्षेत्र है वो शायद जो है बहुत पहाड़ी वाला क्षेत्र है और जम्मू अपने आप में एक प्लेन क्षेत्र है। जबकि वास्तव में स्थिति ये है, जो लोग कश्मीर घूमे हों, कि जो कश्मीर रीजन है, कश्मीर रीजन अपने आप में 3 वैलियों से मिलकर बना है और उसमें 80% से अधिक प्लेन एरिया है। जबकि इसके उलट जम्मू क्षेत्र में 80% से अधिक हिली एरिया है। पूरे देश भर में लोग बाग सोचते हैं कि नहीं, जम्मू जो है प्लेन एरिया है, कश्मीर हिली एरिया है, जबकि वास्तव में है उससे उल्टा। तो हर पैरामीटर को इग्नोर करते हुए जो पहली डिलिमिटेशन कमेटी बनी, उसी ने जम्मू के साथ भेदभाव, जम्मू और लद्दाख के साथ भेदभाव शुरू कर दिया। जम्मू में इसका विरुद्ध आवाज उठाई गई, विरोध हुआ, तो सबसे पहले उन्होंने जम्मू कश्मीर में 57 के बाद एक दूसरा हाउस लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया। अब कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर सरकार को ये तो था कि जम्मू क्षेत्र के साथ, बाकी क्षेत्र के साथ आप भेदभाव कर रहे हैं, तो उन्होंने उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल में 14 सीट जम्मू क्षेत्र के लिए रखी और 12 सीट कश्मीर क्षेत्र के लिए रखी। उसमें भी लद्दाख क्षेत्र की सीट एक थी। तो उन्होंने बैलेंस करने की कोशिश की, लेकिन वो चालाक लोग थे, उनको पता था सरकार तो एमएलए सीट पे बनती है, एमएलए सीट पे अपनी कब्जे को, अपने प्रभुत्व को जमाए रखा। उसके बाद सन 1965 में उन्होंने 66 में एक सीट कश्मीर क्षेत्र से कम करके विदाउट एनी रीजनिंग, विदाउट एनी प्रोविजन, कोई किसी प्रकार का आधार नहीं, कोई प्रक्रिया नहीं, कश्मीर क्षेत्र से एक सीट कम करके जम्मू क्षेत्र में एक सीट बढ़ा दी। इसी तरह से उन्होंने 75 में क्या किया, जो पाक ऑक्यूपाइड क्षेत्र के लिए जो 25 सीट थी उनमें से एक सीट घटाई और एक सीट जम्मू के लिए बढ़ा दी। तो जम्मू में 32 सीट हो गई इस तरह से, और कश्मीर में 42 सीट रह गई। ये चलता रहा, प्रक्रिया चलती रही। जम्मू कश्मीर का संविधान बना। अब जैसे मैंने कहा कि आर्टिकल 81, 170 में भारत के संविधान में जो आधार है वो पॉपुलेशन है, कि पॉपुलेशन के आधार पर सब डिलिमिटेशन होगा। लेकिन दुर्भाग्य कहिए या सरप्राइजिंगली कहिए या कोई भी कारण आप कहिए, जो जम्मू कश्मीर का संविधान है, जम्मू कश्मीर के संविधान के पार्ट 6 में जो स्टेट लेजिस्लेचर के कंपोजिशन दिया गया है, उसमें बाई चांस और बाई चॉइस जो प्रोविज़न है वो ज़रूर मैं आप लोगों के सामने पढ़ना चाहूँगा।
सेक्शन 47 है जम्मू कश्मीर के संविधान का। जम्मू कश्मीर के संविधान के प्रोविजंस को सेक्शन कहते हैं। भारत के जो संविधान के प्रोविज़न है उनको आर्टिकल कहते हैं। लोग बाग ये सोच सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के संविधान के सेक्शन के जो प्रोविज़न है उनको भी आर्टिकल कहना चाहिए, ऐसा नहीं है, इनको सेक्शन ही बोलते हैं। सेक्शन 47 जो कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करता है उसका 2 है। फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ द स्टेट शैल बी डिवाइडेड इनटू सिंगल मेंबर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज बाय सच अथॉरिटी and in such manner as the legislature may by law determine। जबकि भारत के संविधान का आर्टिकल 81 जो कंपोजिशन ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा के कंपोजिशन की बात करता है, उसका सेक्शन 2 का बी क्लियरली कहता है ईच स्टेट शैल बी डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज इन सच मैनर that the ratio between the population of each constituency and the number of seats allotted to it is as far as practicable the same throughout the state। भारत का संविधान 1950 में आ गया, जम्मू कश्मीर का संविधान नवंबर 1956 में आया। जम्मू कश्मीर के संविधान में बहुत सारे सेक्शन लगभग भारत के संविधान से मिलते जुलते हैं, लेकिन इतना महत्वपूर्ण सेक्शन जो डेमोक्रेसी को उसकी रूट्स तक ले जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन करता है, उसमें पता नहीं किस कारण से, अब क्योंकि नॉर्मली भाई साहब भी वकील सामने बैठे हैं गुजरात हाई कोर्ट के, मैं भी सुप्रीम कोर्ट का वकील हूं, हम लोग एक बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ है कि देयर कैन नॉट बी मैलिस इन लॉ। तो मैलिस तो मैं इसमें नहीं कह सकता, लेकिन आपके सामने मैंने कुछ तथ्य रखे हैं, उसके आधार पर डिलिमिटेशन कमेटी ने अपना काम ठीक नहीं किया। उस डिलिमिटेशन कमेटी ने एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई, उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने भी आगे के लिए किस प्रकार से सरकारें बनेंगी वो भी एक ऐसा प्रोविज़न जो है रख दिया। तो ये पहला जो तथाकथित डिलिमिटेशन जम्मू कश्मीर में हुआ उसकी स्थिति ये है। जम्मू कश्मीर में पहला डिलिमिटेशन कमीशन 1981 में बना, जस्टिस वजीर की चेयरमैनशिप में 1981 में पहला डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया। और उसको और मजे की बात यह है, ये डिलिमिटेशन कमीशन 1981 से लेकर 1995 तक इसने काम किया, 14-15 साल काम किया। जबकि भारत में जो अब तक 4 डिलिमिटेशन कमीशन बने हैं, इतना लंबा समय किसी ने नहीं लिया। 15 साल तक ये डिलिमिटेशन कमीशन चला। 3 इसके अलग अलग जस्टिस वजीर, जस्टिस जलालुद्दीन, जस्टिस के गुप्ता, 3 अलग अलग समय पर अलग अलग चेयरमैन रहे। इन्होंने अपना काम 1981 से करना शुरू किया। लेकिन दुर्भाग्य, जो डिलिमिटेशन कमेटी की प्रक्रिया थी लगभग उसी प्रकार से हर फैक्टर को जो इग्नोर करते हुए इस डिलिमिटेशन कमीशन ने भी अपना काम किया। बीच में इस डिलिमिटेशन कमीशन के बीच में 1-2 महत्वपूर्ण पड़ाव भी आए। सन 1990 आया, सब लोग जानते हैं कि 1990 में के आसपास जो है कश्मीर क्षेत्र में आतंकवाद तेजी से बढ़ा, एक लंबे समय तक रहा और एक बड़ी संख्या में कश्मीर क्षेत्र से लोग बागों ने जम्मू क्षेत्र और देश के दूसरे भागों में पलायन किया। कश्मीर की एक सामान्य रूप से समझ सकते हैं कि कश्मीर की जनसंख्या घटी होगी और जम्मू की जनसंख्या बढ़ी होगी। लेकिन इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि फैक्ट्स ऑलरेडी ज्योग्राफिकल फैक्ट मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि 3 चेयरमैन, 14-15 साल का समय, 1990 का पड़ाव और पहला वास्तविक डिलिमिटेशन कमीशन होने के बावजूद भी इसने अपना काम ठीक नहीं किया और जो अल्टीमेटली सीट्स एलोकेट की उसमें भी कश्मीर रीजन की लगभग वही स्थिति रही
और जम्मू को बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया गया। अब हम लोग अगर जो आए आज का डिलिमिटेशन कमीशन, आज जो अगस्त 2019 के बाद जो प्रक्रिया सब शुरू हुई और मार्च 2020 में सेंट्रल डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ 2002 जिसने 2005-8 में देश भर में डिलिमिटेशन किया था, उसको ऑथराइज किया गया जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज की चेयरमैनशिप में। वर्तमान में एक डिलिमिटेशन कमीशन काम कर रहा है। अब इस डिलिमिटेशन कमीशन से क्या अपेक्षाएं हैं, क्या इसके सामने चुनौतियां हैं, अब मुख्य विषय ये आता है। अब जैसे मैंने अभी बताया आपको कि सन 1990 में एक बड़ी संख्या में पलायन कश्मीर क्षेत्र से हुआ और जम्मू क्षेत्र देश भर में कश्मीर के लोग आए। आगे बढ़ने से पहले एक चौंकाने वाला तथ्य, और जम्मू कश्मीर में 1991 की जनगणना नहीं हुई, 2001 की जनगणना जम्मू कश्मीर में हुई। अब उस 2001 की जनगणना में कश्मीर क्षेत्र में इस प्रकार के कई गांव, कई शहर दिखाए गए जिनमें सैकड़ों परसेंट जनसंख्या की बढ़ोतरी दिखा दी गई। 1,000% इंक्रीज 2001 के जो पब्लिश्ड आंकड़े हैं वो ये बताते हैं। उसके बाद 2011 की जनगणना हुई, उसको थोड़ा सा रैशनलाइज करने की कोशिश की गई, लेकिन अब भी स्थिति वही है कि जम्मू कश्मीर के कश्मीर क्षेत्र के बहुत सारे गांव और क्षेत्र जो हैं उनकी जनगणना, और इसके बारे में एक पेपर भी अभी पिछले दिनों मैंने देखा जो एक फ्रेंच रिसर्चर ने किया कि जो जम्मू कश्मीर की जनगणना है, जो बढ़ोतरी है, जो आंकड़े हैं, वो किसी भी पैरामीटर से समझ में आने वाले नहीं हैं। उन्होंने पूरे देश भर का जो एनालिसिस किया, उन्होंने कहा इस जम्मू कश्मीर के इन आंकड़ों को देखते हुए हम इसको छोड़ ही सकते हैं, इसके ऊपर अपना कोई जो है कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर सकते। ये फ्रेंच रिसर्चर ने जो पॉपुलेशन के ऊपर काम कर रहे थे उन्होंने कहा। अब आज की तारीख में अब अजय जी और जम्मू क्षेत्र को कैसे हम लोग संतुष्ट करें, क्योंकि भारत के कानून के हिसाब से तो जो रिसेंट पब्लिश्ड सेंसस डेटा है उस पर डिलिमिटेशन होना है, और डिलिमिटेशन कमीशन का जो मैंडेट है वो भी सरकार ने ये दिया कि आप जो अवेलेबल सेंसस डेटा है उस पर शुरू कीजिए। इसके बारे में कुछ लोगों ने ढूंढने की कोशिश भी की कि कहीं कुछ प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का कुछ मिले, वो भी बहुत कम मिलता है। एक दो जजमेंट हैं, आरसी पोडियाल का है या मणिपुर का जजमेंट है, वो भी लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन उस तक पहुंचने से पहले दो चार चीज़ों से अगर जो हम पॉपुलेशन डेटा को कन्फ्रंट करें तो समझ में आता है कि 2001-2011 का पॉपुलेशन जो है किस प्रकार से फर्स्ट है, फोर्स्ड है। देश भर में जैसे मैंने बताया कि 2001 के जनगणना के आंकड़े जम्मू कश्मीर के रहे। एक डिस्ट्रिक्ट गंदरबल काफ़ी इनफेमस डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर का, आतंकवाद को लेके भी उसका जो है काफ़ी नाम आता रहता है। उसके 2-3 जो गांव हैं, बरवाला, फॉरेस्ट ब्लॉक, गाउन, इसमें एक गांव में 163% इंक्रीज 81 टू 2001, फॉरेस्ट ब्लॉक में 728% इंक्रीज ग्रोथ, गुंड मोमिया में 983% ग्रोथ। ये पूरे देश का जो आंकड़ा है
उससे इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं किया जा सकता। 20, 22, 23% से आप 983 को कैसे कंपेयर करोगे। इसी तरह से कुछ फैक्ट्स एंड फिगर डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के भी हैं, मैं उन सब को यहाँ बताकर समय की सीमा है उसको पार नहीं करना चाहूँगा। अब क्या इस पॉपुलेशन डेटा को और किस प्रकार से टेस्ट हम लोग कर सकते हैं? एक टेस्ट हो सकता है कि पूरे देश भर में पॉपुलेशन, किसी डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन क्या है और उसमें वोटर्स की संख्या क्या है। लगभग 70-80% के लगभग, जितना जनसंख्या है उसके 70-80% के लगभग वोटर रहते हैं देश भर में। अब कश्मीर के 2 क्षेत्र जो हैं उनके इस रेशो को हम जनसंख्या के आधार पर एनालाइज करें। कश्मीर की सेंसस डेटा 2011 के सेंसस डेटा के हिसाब से जनसंख्या लगभग 68 लाख है, 68 लाख है। वोटर 40 लाख है, यानी कि 58%। जबकि जम्मू में पॉपुलेशन 53 लाख के लगभग है, वोटर 36 लाख है, 68%, पूरा 10% का परिवर्तन। अब डिस्ट्रिक्ट वाइज भी इसको एनालाइज करें, बड़ा शॉकिंग है। कश्मीर क्षेत्र का अनंतनाग में पॉपुलेशन वोटर रेशियो सिर्फ 49%, 49%। देश भर में ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। श्रीनगर में पॉपुलेशन वोटर रेशियो 53%, गंदरबल में 59%, कुपवाड़ा में 51% और जम्मू का डोडा क्षेत्र मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है उसमें 52%। तो ये पॉपुलेशन वोटर डेटा कहीं ना कहीं मन में संशय पैदा करता है। अब ये जैसे मैंने कहा कि शुरुआत में जो डिलिमिटेशन कमेटी बनी उसी समय से ये सारी चीज़ें शुरू हो गई। जम्मू कश्मीर में सब लोग जानते हैं कि 5 लोकसभा सीट हैं। उन 5 लोकसभा सीट के हिसाब से देखें कि किस लोकसभा में टोटल क्षेत्र, टोटल स्टेट से कितना परसेंटेज ऑफ वोटर करता है। श्रीनगर और जम्मू का थोड़ा सा कंपैरिजन करें तो श्रीनगर में हमेशा 1967, हाँ एक महत्वपूर्ण बात और भी है, मैं क्योंकि डेटा मेरे सामने आया 67 से डेटा है, आप लोगों को ये जान के भी आश्चर्य होगा कि 67 से पहले जम्मू कश्मीर की बहुत सारी विचित्रताएं हैं। उनमें से एक, 67 से पहले जम्मू कश्मीर में लोकसभा का चुनाव भी इनडायरेक्ट होता था। जम्मू कश्मीर असेंबली से लोकसभा का मेंबर चुना जाता है। तो जो पहला डायरेक्ट चुनाव जम्मू कश्मीर में लोकसभा का शुरू हुआ वो 1967 से शुरू हुआ। तो 67 से 2019 तक श्रीनगर लोकसभा सीट का वोटर परसेंटेज देखे पूरे प्रदेश के मुकाबले तो वो 17, 18, 19% के लगभग है। जबकि दूसरी तरफ जम्मू का देखें तो पहले 22 था, 24 था, 99 में 30%, 2004 में 30%। तो एक तरफ लोकसभा सीट में भी आप कितना जो है डिस्क्रिमिनेशन देख, एक तरफ तो 17-18%, 19% तक की लोकसभा सीट है, दूसरी तरफ 30% तक की सीट है। लेकिन ये तो डिस्क्रिमिनेशन था ही था। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये 2001-2011 के पॉपुलेशन जो बेसिक है इस समय, इस डेटा को और सारे पैरामीटर्स पे अगर जो टेस्ट करें, आज की तारीख में एक बहुत बड़ा टूल है आधार कार्ड। सब छोटे बड़े सब कामों में आपको बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराना हो, बैंक में खाता खोलना हो, कहीं आपको ट्रेन में या हवाई जहाज में अपना वो दिखाना हो, तो आधार कार्ड एक हर छोटे बड़े काम के लिए आधार कार्ड जो है ज़रूरी है। अब इस पॉपुलेशन डेटा को हम आधार कार्ड कितने बने हैं उस पर टेस्ट करें अगर, तो ये भी कह सकते हैं, कुछ लोग तर्क ये दे सकते हैं भाई जम्मू कश्मीर तो एक हिली क्षेत्र है तो इसलिए वहाँ कुछ आधार कार्ड कम बने हों। पहले अगर जो जम्मू कश्मीर का बाकी दोनों उसके
बगल के हिली राज्यों से कंपैरिजन करें, हिमाचल और उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में टोटल पॉपुलेशन और आधार कार्ड की परसेंटेज तो 79% आधार कार्ड जम्मू कश्मीर में बने हैं। हिमाचल प्रदेश में तो 101%, यानी कि 100% से भी ज़्यादा लोगों ने आधार कार्ड बनवा लिए, और उत्तराखंड में 98% के लगभग। देश भर में भी लगभग ये माना जाता है कि सभी लोगों ने, लेकिन जम्मू कश्मीर में ये 80% से भी कम है। तो ये एक और दूसरा जो है एक संशय पैदा करने वाला वो है। अब इसी रेशो को अगर जो हम श्रीनगर, अनंतनाग, कुपवाड़ा, पुंछ और जम्मू 5 डिस्ट्रिक्ट्स से टेस्ट करें तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी है, प्लेन है, सबसे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी हैं। सरप्राइजिंगली जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में परसेंटेज ऑफ आधार कार्ड मात्र 37%, अनंतनाग में मात्र 30%, कुपवाड़ा में 26%। तो ये जो सारे डेटा हैं ये अपने आप में फिर 2011-2001 के सेंसस को जो है डिस्क्रेडिट करते हैं। चलिए, ये तो आधार कार्ड कभी पॉपुलेशन का माइग्रेशन हो गया, इसके आधार पर कोई कर सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में तो और भी बड़े कमाल हैं। इस कमरे की लंबाई चौड़ाई आप हम में से कोई भी खड़ा होकर नापेगा, आज नापेगा, 6 महीने बाद नापेगा, साल भर बाद नापेगा, तो बराबर ही मिलेगी, जब तक इसमें तोड़ फोड़ करके कुछ और परिवर्तन ना किया जाए। जम्मू कश्मीर में एरिया रिकॉर्ड को लेकर इतना बड़ा फर्जिफिकेशन है कि वो आपको दुनिया में शायद ही कहीं देखने को मिले। जैसे कि डेटा में ये कहा गया, जो डेटा डिलिमिटेशन कमीशन ने सप्लाई किया सभी लोगों को, कि श्रीनगर का जो एरिया है वो 1979 स्क्वायर किलोमीटर है श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट का, और गंधरवाल का मात्र 345 स्क्वायर किलोमीटर है। जबकि वास्तव में जो गंधरवाल का एरिया है वो 1442 स्क्वायर किलोमीटर है, 1442 स्क्वायर किलोमीटर, और श्रीनगर का एरिया मात्र 511 किलोमीटर है। अब आप बताइए, ये जो डिलिमिटेशन कमीशन के सामने इस समय डेटा हैं, अब तक 47 से लेकर 2019 तक जिस प्रकार से जो है सरकारें जम्मू कश्मीर की चली पॉपुलेशन को लेकर और बाकी सारे पैरामीटर्स को लेकर, तो ये 2011 का जो सेंसस डेटा है इसके आधार पर जो डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन है जम्मू क्षेत्र के या पूरे जम्मू कश्मीर के हर क्षेत्र के, किस प्रकार से पूरे होंगे। मेरा यहां खड़े होकर सिर्फ सवाल उठाना मकसद नहीं है, लेकिन जब तक हम इन सवालों को समझेंगे नहीं, इन सवालों को, इन तथ्यों को एक्नॉलेज नहीं करेंगे, तो वे आउट कैसे ढूंढेंगे। तो पिछले दिनों जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र की ओर से हम लोगों ने भी एक डिलिमिटेशन कमीशन को रिप्रेजेंटेशन दिया। क्या हुआ था, 2002 की जब डिलिमिटेशन शुरू हुआ तो मणिपुर के क्षेत्र में इसी प्रकार की डिस्पैरिटी पाई गई, वो भी हिल एरिया था। कुछ लोग हाई कोर्ट के सामने गए तो हाई कोर्ट ने कहा भाई डिलिमिटेशन चल रहा है, इसको रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन इसका रैशनलाइजेशन कुछ हो सकता है। तो उन्होंने कुछ टेस्ट केस के लिए कुछ ब्लॉक्स का, कुछ गांव का वेरिफिकेशन कराया। तो इन सारे तथ्यों से को सामने रखते हुए मणिपुर और आरसी पोडियाल के जजमेंट के आधार पर यह हो सकता है कि इसको काउंटर टेस्टिंग इसकी कराई जाए, इसका रैशनलाइजेशन कराई जाए, इसका नॉर्मलाइजेशन कराया जाए। जो पूरे देश भर में पॉपुलेशन को लेकर एक सोल आधार है वो इसमें ना रख के
बाकी सारे ज्योग्राफिकल कॉम्पैक्टनेस और बाकी सारे विषय तो हैं ही हैं, लेकिन इस पॉपुलेशन डेटा का भी रैशनलाइजेशन किया जाए, वेरिफिकेशन किया जाए। ये क्योंकि डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू हो गया है, डिलिमिटेशन शुरू हो गया है, उसको रोकना तो किसी भी हद तक ठीक नहीं है। लेकिन जो 1947 से 1951 वाली डिलिमिटेशन कमेटी से जो गलतियां की गई हैं और उन गलतियों के कारण मैंने अभी दिखाया कि जम्मू कश्मीर के संविधान में भी किस प्रकार के प्रावधान रख दिए गए, उस प्रकार की गलतियां आगे ना हो। तो आज ये समय है कि इन सारे सवालों को उठाते हुए डिलिमिटेशन कमीशन के सामने, कोर्ट के सामने इन सारे तथ्यों को रखकर इसका रैशनलाइजेशन करना और उसके आधार पर आगे डिलिमिटेशन में बढ़ना ही मेरे विचार से एक वे आउट है। मेरे बाद के वक्ता और बाकी आप सब गणमान्य लोग, बुद्धिमान लोग हैं, वो लोग भी अपना कुछ सुझाव रखें तो मैं अपने विचारों में कुछ और उनको ऐड करने की कोशिश करूंगा। मैंने कुछ गलत, कुछ तथ्य या कुछ विचार रखे हो, उसके बारे में भी मुझे कन्फ्रंट करें तो मैं उसको भी मानने के लिए, उसको भी ऐड करने के लिए तैयार रहूंगा। मेरे विचार से ओपनिंग के लिए मेरे लिए इतना ही कहना ठीक है। धन्यवाद।